मणिपुर गांव में कमलेश अपनी पत्नी गायत्री और एक बेटे रतन के साथ रहता था। उसका बेटा रत्न बिल्कुल मूर्ख था। वो घर पर रहकर ही रोटियां तोड़ता था। उसके माता पिता हमेशा उससे परेशान रहते थे। वे उसे कुछ कमाने धमाने को कहते, लेकिन उस मूर्ख को कोई काम करना नहीं आता था, इसलिए उसे कोई काम पर भी नहीं रखता था। अगर कोई आदमी गलती से उसे काम पर रख लेता तो भी वह अपनी मूर्खता के कारण उनका काम बिगाड़ देता। एक दिन गायत्री अपने पति कमलेश से कहती है, अजी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रतन 20 वर्ष का हो गया है और यह कुछ करता धरता ही नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? मैं तो कहती हूँ इसका विवाह कर दो। क्या पता पत्नी के आने से इसका भाग्य खुल जाए। तुम सही कह रही हो गायत्री। मैं इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लेता हूँ जो चालाक और पढ़ी लिखी हो। यह तो मूर्ख है, इससे तो कुछ नहीं होगा। मैं भी यही सोच रही थी। अगर इसकी पत्नी चालाक आ जाएगी तो इसकी जिंदगी संवर जाएगी, वरना इसको तो कोई भी पागल बना देगा। तुम जल्द से जल्द कोई लड़की देखकर इसका विवाह कर दो जी। कुछ ही दिनों में कमलेश अपने मूर्ख लड़के की शादी नैना नाम की लड़की से करवा देता है। रतन जितना मूर्ख था, उसकी पत्नी उतनी ही चतुर थी। उसकी पत्नी दहेज और कुछ रुपए लेकर आई थी। उन्हीं रुपयों से रतन के घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में वह रुपए खत्म हो गए। एक दिन नैना अपने मूर्ख पति से बोली, तुम तो कुछ करते धरते नहीं हो, ऐसे कैसे हमारा गुजारा होगा? मेरे पिताजी ने दहेज में जो रुपए दिए थे वो भी खत्म हो गए हैं। अरे नैना, मुझे कोई काम करना नहीं आता, फिर मैं क्या काम करूं? तुम पिताजी से कहो ना, वह तुम्हारी बात सुनेंगे और घर का खर्च चलाएंगे। मेरी शादी आपसे हुई है, ना कि आपके पिताजी से, समझे आप? ये कहते कहते नैना रोने लगी। वो समझ गई थी कि उसका पति मूर्ख है, इससे कोई भी काम नहीं होगा और न ही इसे कोई काम देगा। इसीलिए वह गुस्से में अपने ससुर के पास जाती है और उनसे कहती है, ससुर जी, मैंने आज तक आपके सामने मुंह नहीं खोला क्योंकि आप घर के बड़े आदमी हैं। मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। इस तरह घर नहीं चल सकता। जो रुपए मेरे पिताजी ने मुझे दिए थे वो भी खर्च हो गए हैं। अब घर में कुछ भी नहीं है जिससे गुजर बसर हो सके। मैं हमेशा सोचती थी कि घर के बाद बाहर ना निकले, लेकिन अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। अब कब तक यह सब कुछ देखती रहूं? आपने उस मूर्ख बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। कुछ करता धरता नहीं है, बस सारे दिन घर में ही पड़ा रहता है या फिर आवारा ऊंट की तरह इधर उधर फिरता रहता है। बेटी, वो तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? पत्नी को हमेशा पति की इज्जत करनी चाहिए। उसमें पति वाली कोई बात हो तो मैं उसकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कोई कैसे कर सकता है? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर देता है। घर पर हाथ में हाथ रखकर बैठने वालों की कभी भी कोई इज्जत नहीं होती पिताजी। बेटी, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? वह तुम्हारा पति है। तुम उसे समझाओ कि वह कुछ काम करें जिससे घर का गुजारा हो सके। मैं उन्हें क्या समझाऊंगी? वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं। मैं उन्हें समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वो तो हर वक्त मूर्खों जैसी बातें करते रहते हैं। आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अगले दिन कमलेश अपने मूर्ख बेटे रतन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, बेटा, कल तेरी पत्नी शिकायत कर रही थी कि तू कुछ काम नहीं करता है, सारे दिन घर में पड़ा रहता है या फिर आवारा ऊंट की तरह इधर उधर फिरता रहता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तेरा विवाह भी हो गया है, तुझे अपनी गृहस्थी के बारे में सोचना चाहिए। अगर तू कुछ काम नहीं करेगा
तो तेरे घर का गुजारा कैसे होगा? तेरी पत्नी सारा दिन तेरी वजह से परेशान रहती है। पिताजी मैं क्या करूं? कोई मुझे काम ही नहीं देता। सब मुझे मूर्ख बताते हैं कि मैं मूर्ख हूं। अपने बेटे की बात सुनकर कमलेश को बहुत दुख होता है। कमलेश भी जानता था कि रतन थोड़ा मूर्ख है, फिर भी वह अपने बेटे को 8 सोने के सिक्के देता है और उससे कहता है, बेटा, तू एक काम कर, कहीं से कुछ ज्ञान सीख कर आ। ये कुछ सोने के सिक्के हैं, इनको संभाल कर रखना। ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही इन्हें खर्च करना। ये सिक्के रास्ते में तेरी बहुत मदद करेंगे। अपने पिता से 8 सोने के सिक्के लेकर मूर्ख रतन ज्ञान की तलाश में निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद वो बहुत थक जाता है। तभी उसकी नजर 2 आदमियों पर पड़ती है जो आपस में झगड़ रहे थे। उनके साथ एक गधा भी था जो काफी भूखा प्यासा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो गधा कभी काफी तंदुरुस्त रहा होगा, लेकिन इस वक्त वो किसी लकड़ी की तरह सूख गया था। अरे भाइयों, लड़ने से मसला हल नहीं होगा। आखिर बात क्या है जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार हो? ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, बुरी सी शक्ल वाला आदमी, यह 1 नंबर का झगड़ालू इंसान है। मुझे इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। खुदा इसे गारत करें। अबे बदतमीज, इतनी हिम्मत जो मुझे नामुराद कह रहा है, अभी तुझे मजा चखाता हूं। अरे भाइयों, लड़ने से मसला हल नहीं होगा। आखिर बात क्या है जिस वजह से तुम दोनों एक दूसरे को मारने को तैयार हो? हमारे वालिद साहब जो कुछ भी छोड़कर मरे थे, हम दोनों भाइयों ने उसे आपस में बांट लिया है। अब सिर्फ यह गधा बचा हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस गधे का बंटवारा कैसे करें। इसीलिए हम राजा के पास जा रहे हैं अपना मसला हल करवाने। दोनों भाइयों की बात सुनकर रतन सोचने लगा। चलते चलते बहुत थक गया हूँ। अभी मेरा सफर बहुत लंबा है। क्यों ना इस गधे को मैं खरीद लूं? इन दोनों भाइयों का मसला हल हो जाएगा और मुझे पैदल चलने से राहत मिल जाएगी। सुनो सुनो, तुम्हें राजा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मसला मैं अभी यहीं हल किए देता हूँ। अगर तुम चाहो तो। क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि कैसे भी हमारा इस गधे से पीछा छूटे। बताओ कैसे करोगे तुम हमारा मसला हल? मैं तुम्हारे इस गधे को खरीदना चाहता हूँ। इस गधे के बदले मैं तुम दोनों को एक सोने का सिक्का दूंगा। इस तरह से यह गधा मेरा हो जाएगा और तुम्हारा झगड़ा भी समाप्त हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। लाओ, जल्दी लाओ, मुझे मेरा सोने का सिक्का दो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस गधे के चक्कर में मेरा बहुत समय बर्बाद हो गया है। हाँ हाँ, मुझे भी मेरा सोने का सिक्का दो और इस गधे को अपने साथ ले जाओ। फिर रतन दोनों भाइयों को एक एक सोने का सिक्का देता है। उसके बाद गधे को लेकर ज्ञान की तलाश में निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद उसे एक आदमी मिलता है। वो उस आदमी से कहता है, भाई, मैं ज्ञान की तलाश में आया हूँ। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा आदमी है जो मुझे ज्ञान सिखा सके? अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें एक ज्ञानी आदमी के बारे में बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पर सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखेगा। वहां तुम्हें वह ज्ञानी आदमी नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है। वह रास्ता तुम्हें दूसरे नगर ले जाएगा। उसी नगर में तुम्हें वह ज्ञानी आदमी मिलेगा। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर रतन उस ज्ञानी की तलाश में निकल पड़ता है। कई दिन भटकने के बाद आखिर वो उस नगर के पास पहुंच जाता है जहां वो ज्ञानी रहता था। मेरे प्यारे वफादार गधे, आखिर हम उस नगर के पास पहुंच ही गए जहां वह ज्ञानी आदमी रहता है। अगर तू ना होता तो अकेले चलते चलते मेरा बुरा हाल हो गया होता।
जैसे ही मूर्ख रत्न उस नगर में प्रवेश करता है तो उसे सैनिक रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का सबब क्या है? जी, मैं मणिपुर गांव से एक ज्ञानी आदमी से मिलने आया हूँ। मुझे उससे कुछ ज्ञान सीखना है। अच्छा, तो ज्ञानी बाबा से मिलने आए हो? ठीक है, मिलो और खूब ज्ञान हासिल करो। लेकिन नगर के अंदर जाने के लिए तुम्हें टैक्स देना होगा, तभी तुम इस नगर में प्रवेश कर सकते हो। मूर्ख रतन ने चुपचाप एक सिक्का निकालकर उस सैनिक को दे दिया। जैसे ही वो अपने गड्ढे को लेकर आगे बढ़ा तो सैनिक ने उसे रोक लिया और वो उससे बोला, अरे, इस गड्ढे का टैक्स कौन अदा करेगा? एक सोने के सिक्के में सिर्फ तुम ही अंदर दाखिल हो सकते हो, ये गधा नहीं। अगर तुम इस गड्ढे को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें एक और सोने का सिक्का देना पड़ेगा इस गड्ढे का। फिर मूर्ख रतन एक सिक्का अपने गड्ढे का भी दे देता है। अब उसके पास सिर्फ 4 सोने के सिक्के बचते हैं। काफी देर तलाश करने के बाद उसे वह ज्ञानी बाबा मिल जाते हैं। तभी रतन उनसे कहता है, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप लोगों को ज्ञान देते हो। मैं कई दिनों से किसी ज्ञानी को ढूंढ रहा था, फिर लोगों ने आपके बारे में बताया। ज्ञानी जी, मुझे कुछ भी ज्ञान दीजिए, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ। बिना ज्ञान के तो मनुष्य को कष्ट होगा ही। मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगा, पर मैं मुफ्त में किसी को भी ज्ञान नहीं देता। उसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ज्ञानी जी, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे मूर्ख से अक्लमंद बना दीजिए। सब लोग मुझे मूर्ख बताते हैं। बताइए, आप ज्ञान देने की कितनी कीमत लेते हैं? एक ज्ञान का, एक सोने का सिक्का। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएंगी। इसीलिए मैं जो तुम्हें बात बताऊंगा वह एक सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। मूर्ख रतन के पास 4 सोने के सिक्के बचे थे। वो उन 4 सिक्कों को ज्ञानी को दे देता है। 4 सिक्के लेकर ज्ञानी उससे बोला, तुमने मुझे 4 सिक्के दिए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 4 ही ज्ञान बता पाऊंगा। अच्छी तरह याद कर लेना, अपना दिमाग यहां रखना, क्योंकि मैं एक ज्ञान की बात केवल एक ही बार बताऊंगा। ठीक है ज्ञानी जी, बताइए, मैं आपकी बात याद रखूंगा। पहला ज्ञान यह है कि जिस बात को 4 आदमी कहें उसे सच मान लेना चाहिए। और दूसरा ज्ञान यह है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में बताना नहीं चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी सगा संबंधी हो। तीसरा ज्ञान यह है कि पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान यह है कि अपने राजा को हमेशा सच बात ही बतानी चाहिए। राजा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान की 4 बातों को अच्छी तरह से याद करने के बाद मूर्ख रतन ज्ञानी का आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दिखता है कि एक जगह भीड़ जुटी हुई थी। उसने वहां जाकर देखा तो पता चला कि कोई भिखारी मर गया है, लेकिन कोई भी उस भिखारी को वहां से उठाने के लिए तैयार नहीं था। तभी मूर्ख रतन उन लोगों से बोला, भाई लोगों, तुम खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? इस लाश को उठाकर कहीं फेंक कर क्यों नहीं आते? अरे भाई, तुम ही इस लाश को कहीं फेंक आओ। तुम तो हट्टे कट्टे हो और तुम्हारे पास गधा भी है। ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा। मैं इस लाश को क्यों फेंक कर आऊं? ना तो मैं इसे जानता हूं और ना ही यह मेरा पड़ोसी या रिश्तेदार है। फिर भला मैं इस लाश को क्यों फेंक कर आऊं? तुम इसके पड़ोसी हो, तुम खुद ही फेंक कर आओ। सभी लोग मूर्ख रत्न को समझाने लगे कि वो उस लाश को फैलाए। तभी रतन को ज्ञानी द्वारा दी गई पहली ज्ञान की याद आती है कि 4 आदमी जो कहे उन्हें मान लेना चाहिए, या तो 4 से भी अधिक आदमी हो। उसने लाश उठाकर अपने गधे की पीठ पर ला दी और गांव से बाहर एक वीरान जगह पर फेंकने लगा। तभी उसने देखा कि भिखारी के कपड़ों से एक पोटली गिरी है। उसने वह पोटली उठाकर उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे।
रतन उस पोटली को लेकर चुपचाप अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो सर पर सूखी लकड़ी लेकर जा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने रतन को रोक कर कहा, बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, कृपया करके मेरी मदद करो। मेरा घर पास में ही है। अगर तुम इन लकड़ियों को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपकी यह लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। आप इस गधे पर बैठ जाइए। रतन ने बूढ़े आदमी को गधे पर बैठा दिया और बूढ़े आदमी की लकड़ी सर पर रखकर उसके घर की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में रतन बूढ़े आदमी के घर पर पहुंच गया। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। बेटा तुम थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर के अंदर जाता है और अंदर से एक थैली लाता है। वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। फिर बूढ़ा आदमी उस थैली को रतन को दे देता है। बेटा मैंने ये धन बहुत मुश्किल से जोड़कर इकट्ठा किया था अपनी बेटी की शादी के लिए, लेकिन एक बीमारी की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरा भी कुछ पता नहीं कब चल बसूं। तुम एक अच्छे आदमी हो, इसीलिए यह दौलत तुम रख लो, वरना यह किसी बुरे आदमी के हाथ भी लग सकती है। रतन बूढ़े आदमी से वह थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी उससे कहती है, आ गए आप ज्ञान सीखकर। क्या ज्ञान सीख कर आए हो आप? जरा मैं भी तो सुनूं, क्या पता थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे भी काम आ जाए। ज्ञान तो मैं सीख आया हूँ, लेकिन किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान सीखने के लिए पैसे लगते हैं। ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता, क्योंकि मैंने भी ज्ञान सीखने के लिए धन खर्च किया है। यह तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतने दिन घर से बाहर रहे, फिर भी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो। तुम मूर्ख थे, तुम कभी भी नहीं सुधर सकते और तुम हमेशा ही मूर्ख रहोगे। फिर रतन सोचता है कि अपनी पत्नी को उस धन के बारे में बता देता हूँ जो मेरे पास है। लेकिन तभी रतन को ज्ञानी द्वारा बताई गई दूसरी बात याद आती है कि धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो। इसलिए वह अपनी पत्नी को कोई भी ज्ञान की बात नहीं बताता, न ही भिखारी के कपड़ों से मिली सोने के सिक्कों की थैली की, और न ही बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए धन के बारे में बताता है। अब मूर्ख रतन के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था, इसलिए वह बहुत अमीर हो जाता है। उसके दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। उसका रहन सहन बदल गया। उन लोगों ने एक अच्छा मकान भी बनवा लिया और उसके बाद उसके ठाठ पाठ देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन रतन की पड़ोसन अपने पति से कहती है, जिसे कुछ दिन पहले तक आप लोग पागल पागल कहते थे, आज देखो कितना मालदार हो गया है, कितना सुंदर घर बनवा लिया है। और एक तुम हो जो अपने आप को अक्लमंद समझने वाले हो। सुबह से शाम तक मेरी मजदूरी करते फिरते हो, जब कहीं जाकर 1-2 रुपया कमा पाते हो। उस पागल से कुछ सीखो, वरना जीवन ऐसे ही मेहनत और मशक्कत में ही कट जाएगी तुम्हारी। हाँ, मैं उस पागल से क्या सीखूं? जो उसके नसीब में है वो उसे मिल रहा है, और जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिल रहा है। जी तुम ना सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहना। दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम नसीब के पीछे पड़े हुए हो। पता नहीं हमारी किस्मत कब बदलेगी, कब हम अमीर होंगे। मैं कल ही उस पागल के रतन के घर जाती हूँ और उसकी मालदारी का राज मालूम करके आऊंगी। तुमसे तो कुछ होने वाला नहीं है।
पड़ोसन अगले दिन रतन के घर आई और उसकी पत्नी से बोली, दीदी, अब तो तुम लोग बहुत अमीर हो गए हो। पूरे गांव में जगह जगह पर तुम्हारी ही मालदारी के चर्चे हैं कि पागल आदमी मालदार हो गया है। ऐसा आपका पति क्या करता है जो आप लोग इतने ठाट बाट से जीते हो? बहन जी, ये तो मैं भी नहीं जानती। मैंने उनसे कभी पूछा ही नहीं कि वो क्या करते हैं। मैं तो उन्हें पूरे दिन घर पर ही देखती हूँ। भला घर पर रहकर कौन सा काम हो सकता है? तुमने अपने पति से पूछा नहीं। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, आखिर वो क्या काम करता है। जो आदमी अपनी पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है, निश्चित रूप से वह कोई गलत तरीके से धन कमाता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अगर तुम्हारा पति तुमसे सचमुच प्रेम करता है तो उसे आपसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। हाँ, आप बात तो सही कह रही हो बहन जी। मुझे तो अब डर लग रहा है, कहीं वो किसी गलत तरीके से तो पैसा नहीं कमा रहे हैं। मैं आज ही उनसे इस बारे में बात करूंगी। जब रात को मूर्ख रतन अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, तुम क्या काम करते हो जी? ये तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसीलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा। वैसे भी तुम जानकर क्या करोगी? तुम्हें तो समय से पहले ही सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारी परेशानी दूर कर देता हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या काम करते हो। सारा दिन तो तुम घर पर ही रहते हो, कहीं भी काम करने नहीं जाते। फिर भी तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आया? मुझे डर है कि कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। भला मैं क्यों गलत काम करूंगा? मैं मेहनत से पैसा कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर, समझी? मैंने तो तुम्हें कभी भी मेहनत करते हुए नहीं देखा। सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हो, फिर तुम मेहनत करने कब जाते हो? सच सच बताओ जी, आखिर तुम क्या काम करते हो? वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना यहाँ पर अकेले। रतन सोचता है कि इसे मैं बता ही देता हूँ, लेकिन तभी उसे ज्ञानी द्वारा बताई तीसरी बात याद आ जाती है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। इसलिए वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। दरअसल नैना, बात ऐसी है, मैंने बाजार से 1 किलो देसी घी खरीदा और उसको रात के 12 बजे एक सांस में पी गया, जिससे मुझे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। रतन की पत्नी दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को बुलाती है और बड़ी खुशी से उसे कहती है, दीदी, मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते हैं। मुझे मालूम हो गया है हम कैसे मालदार हुए हैं। हमारी मालदारी का राज तो देसी घी है। नैना की बात सुनकर पड़ोसन हैरान होकर कहती है, देसी घी? हाँ, देसी घी। अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। ये बात तुम किसी को बताना मत। तुम मेरी सहेली हो, बस मैं इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। यह बात सुनकर पड़ोसन बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे मालदार होने का रहस्य मिल गया था। वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है, जी सुनते हो, मुझे मूर्ख रतन की मालदारी का राज मालूम हो गया है। तुम जल्दी से बाजार जाकर 1 किलो देसी घी ले आओ। मुझे एक बार बताओ तो सही, आखिर उस मालदारी का राज क्या है? मैं भी तो सुनूं। और देसी घी का मालदारी से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी रात को 12 बजे एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। जी, ये तुम क्या कह रही हो? यह बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। अगर हर किसी को यह बात मालूम होती तो आज तक हर कोई मालदार हो गया होता। ये बात किसी को कानो कान भी पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने बहुत ही मुश्किल से रतन की पत्नी से मालूम किया है। अब आप सारा समय यहीं पर खराब करते रहोगे या जल्दी से जाकर बाजार से 1 किलो घी लेकर आओगे?
पड़ोसन का पति बाजार से 1 किलो घी ले आता है और फिर दोनों रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात के 12 बज जाते हैं, पड़ोसन अपने पति को 1 किलो घी एक सांस में पिला देती है। घी पीने के थोड़ी देर बाद उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होता है। पेट दर्द इतनी जोर से होता है कि वह तड़पने लगता है। उसे दस्त आने लगते हैं। अंत में वह मर गया। इससे पड़ोसन को बहुत दुख हुआ। वो रोती हुई राजा के पास गई और राजा से मूर्ख रत्न की शिकायत करने लगी। महाराज, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। अरे कुछ बताओगी भी या रोती ही रहोगी? हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? महाराज, मेरा पति का इंतकाल हो गया है। उन्होंने 1 किलो देसी घी एक ही सांस में पी लिया, जिससे उनके पेट में दर्द हुआ और वो मर गए। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर कोई आदमी 1 किलो देसी घी पिएगा तो वो मरेगा ही, और क्या बचेगा? तुम्हारा पति पागल तो नहीं था? नहीं नहीं महाराज, मेरा पति पागल नहीं था। पागल तो वो मूर्ख रत्न है जिसने मुझे यह नुस्खा बताया था। उसने कहा था कि अगर कोई आदमी रात को 12 बजे 1 किलो देसी घी एक सांस में पी जाए तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और वो बहुत मालदार हो जाता है। मालदार होने के लालच में मेरे पति ने 1 किलो देसी घी एक सांस में ही पी लिया। राजा ने मूर्ख रतन को बुलाया और सारा माजरा पूछा। क्यों रे रतन, तू लोगों को बेवकूफ समझता है जो 1 किलो घी का नुस्खा बताकर लोगों को मरवा रहा है? मालदार होने के लालच में इसका पति 1 किलो देसी घी एक सांस में पी गया और फिर वो मर गया। लोगों को गुमराह करता है। इसके लिए तुझे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। तभी रतन को ज्ञानी द्वारा बताई चौथी बात याद आई कि अपने राजा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वह राजा से कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो एक ज्ञानी को 4 सोने के सिक्के देकर 4 ज्ञान की बात सीखी थी। उसने कहा था कि अगर 4 आदमी कोई बात कहें तो उसे मान लेना चाहिए, कभी धन के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए और अपनी पत्नी को कभी सही बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथा उसने कहा था कि अपने राजा से हमेशा सच बोलना चाहिए। मेरी पत्नी मालदारी का राज पूछ रही थी, इसीलिए मैंने उससे झूठ बोल दिया कि मैंने देसी घी पीकर धन की प्राप्ति की है। उसी ने इसको बताया होगा। जिस भी ज्ञानी ने तुम्हें यह बात बताई है, ये तो वाकई बहुत ज्ञान की बात है। हम तुमसे बहुत खुश हुए रतन, तुमने हमको सच बात बताई। राजा रत्न के सच बोलने से बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया।